हेलो नमस्कार, मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा। उसके बाद में हमने 1784 का चार्टर्ड एक्ट देखा। उसके बाद में हमने 1793 का चार्टर्ड एक्ट देखा। उसके बाद 1803 का, उसके बाद 1833 का, उसके बाद 1853 का, उसके बाद 1858 का, उसके बाद 1892 का, और आज का हमारा अधिनियम रहेगा 1909 का। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मार्ले मिंटो अधिनियम नाम क्यों पड़ा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मार्ले उस टाइम क्या थे? भारत के सचिव थे। क्या थे? मार्ले उस टाइम भारत के सचिव थे। भारत के सचिव कौन थे? मार्ले। और मिंटो, मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय। वायसराय। इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम है वो मार्ले मिंटो अधिनियम नाम पड़ गया। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आ जाए या फिर मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से आ जाए, तो दोनों ही क्या है? एक ही बात है। मार्ले मिंटो यानी मार्ले उस टाइम भारत के सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो अधिनियम पड़ गया। अब अपन देखते हैं कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषता रही, क्यों यह अधिनियम लेकर आए। तो इस अधिनियम के तहत सबसे पहले मत डालने का अधिकार दिया गया। वो भी किस प्रकार से? इस अधिनियम में यह कहा गया कि वही व्यक्ति मत दे सकता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। हिंदू के लिए क्या किया गया? हिंदू के लिए यह कहा गया कि अगर हिंदू 3500 रुपए प्रति वर्ष, 3500 रुपए क्या? प्रति वर्ष, ₹3500 प्रति वर्ष देगा। और मुस्लिम के लिए क्या प्रावधान किया गया? मुस्लिम के लिए यह प्रावधान किया गया कि मुस्लिम को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 700 रुपए प्रति वर्ष। हिंदू के लिए यह प्रावधान किया गया कि प्रति वर्ष 3500 रुपए देगो तो क्या डाल सकते हो आप, यानी मत डालने का अधिकार आपको मिल सकता है। और मुसलमानों के लिए क्या कहा गया कि अगर आप 700 रुपए प्रति वर्ष जमा करवाते हो तो आपको मत देने का अधिकार दे दिया जाएगा। अब दोनों में कितना अंतर है? काफी अंतर है ना पैसे का। तो यानी अंग्रेजों की क्या पॉलिसी थी कि आपस में हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक दंगे भड़काकर, यानी आपस में इनको फूट डालकर क्या कर लेंगे? हम राज कर लेंगे। तो फूट डालो राज करो की नीति भी यहीं से स्टार्ट हुई थी कि आपस में हिंदू मुसलमान को भड़काकर आपस में इनके दंगों को बढ़ावा दे दो और अपन क्या कर लेंगे? भारत के ऊपर राज कर लेंगे। तो फूट डालो राज करो की नीति भी यहां से ही स्टार्ट हुई थी, आपस में भड़काने की। क्योंकि आपस में भिड़ जाएंगे और आपस में लड़ेंगे कि मुसलमान आपको तो अधिकार दे रखा है 700 रुपए का और हमें अधिकार दिया है 3500 रुपए का, तो 3500 रुपए काफी है किसके बजाय? 700 रुपए के बजाय। तो मत डालने का अधिकार, यानी हिंदू को कितना रुपए देना पड़ेगा? प्रति वर्ष 3500 रुपए। व मुसलमान जमींदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 700 रुपए देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप क्या दे सकते हो? मत दे सकते हो। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत
इसी अधिनियम के तहत हुई थी। मुसलमानों को निर्वाचन में आरक्षण इसी अधिनियम के तहत दिया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत कौन से धर्म को आरक्षण दिया गया था, वो कौन सा था? मुस्लिम धर्म, यानी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया इस अधिनियम के तहत। तो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया कौन से अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम और 1909 के अधिनियम के तहत। मुस्लिम है वो क्या डाल सकते हैं? मत डाल सकते हैं। सांप्रदायिकता की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। सांप्रदायिकता की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिकता की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो वो कौन सा था? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का। और इसी अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता का जनक किसको माना जाता है? मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। तो सांप्रदायिकता का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को क्या माना जाता है? सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य में विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। केंद्र व राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया। और केंद्र व राज्य में कितनी कितनी सीटें आरक्षित की गई? 5-5 सीटें, 5 ही केंद्र के अंदर और 5 ही राज्य के अंदर। कौन से अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। तो केंद्र राज्य परिषद, केंद्र राज्य परिषद का गठन, परिषद का गठन किया गया। और कितने कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? केंद्र व राज्य में, केंद्र में भी 5 सीटें आरक्षित और राज्य के अंदर भी 5 सीटें आरक्षित की गई, आरक्षित की गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य में राज्य परिषद की कितनी कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो 5-5 सीटें आरक्षित की गई थी। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? यानी इस अधिनियम के तहत यह भी कहा गया कि कोलकाता व लखनऊ में क्या किया जाएगा? विधानसभा का गठन किया जाएगा। कोलकाता व लखनऊ में यह जो विधान परिषद का गठन है वो कहां कहां किया गया? लखनऊ व कोलकाता में। लखनऊ व कोलकाता में विधान परिषद का गठन किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत कोलकाता व लखनऊ के अंदर विधानसभा का गठन किया गया था। और भारत परिषद बनाई गई थी, उसमें भारतीयों को क्या किया गया? शामिल किया गया। भारत के अंदर जो परिषद बनाई गई थी उसमें किसको शामिल किया गया था? भारतीयों को शामिल किया गया था। और उसमें 2 भारतीय मुख्य थे, केसी गुप्ता और सैयद अहमद। केसी गुप्ता, केसी गुप्ता और सैयद अहमद। इन दोनों भारतीयों को क्या किया गया था? भारतीय परिषद में शामिल किया गया था। परिषद में शामिल किया गया। तो अपन पढ़ रहे हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम यानी 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? यानी यह कहा गया कि मुसलमान और हिंदू उनसे अलग अलग पैसों का चार्ज लेकर क्या किया जाएगा? यानी उनको मत देने का अधिकार दिया जाएगा। मुसलमानों को आरक्षण दिया गया इसी अधिनियम के तहत।
और केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया, उसमें 5-5 सीटें आरक्षित की गई केंद्र और राज्य दोनों के अंदर। और भारत परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद अहमद को। और सांप्रदायिकत्व का जनक भी किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारत के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले भी कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, जो क्या थे? भारत के वायसराय थे। और निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। यह मोटा मोटी है, तो अपन इस अधिनियम में लिख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। या फिर मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे? यानी मार्ले क्या थे? सचिव थे। और मिंटो क्या थे? वायसराय। अब इनकी विशेषता लिखते हैं कि क्या विशेषता थी। सबसे पहली विशेषता क्या थी इसके अंदर? यानी हिंदू जमींदार से हिंदू जमींदार से सालाना 3500 रुपए और मुस्लिम जमींदार से कितना? 700 रुपए प्रतिवर्ष लेकर मत डालने का अधिकार दिया गया। मत डालने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया। ठीक है। हिंदू जमींदार से सालाना कितने रुपए लेते थे? 3500 रुपए। और मुस्लिम जमींदार से कितने लेते थे? 700 रुपए। और उसके बाद में उनको मत डालने का अधिकार दिया जाएगा। यह कौन से अधिनियम के तहत का था? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। तो अगला पॉइंट लिखोगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू इसी अधिनियम के तहत की गई थी। अब लिख लेते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक। सांप्रदायिकता के जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को क्या माना जाता है? सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। केंद्र व राज्य में विधान परिषदों की कितनी कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 5 सीटें आरक्षित की गई थी। तो अगला पॉइंट डाल के लिखो केंद्र व राज्य में
विधान परिषद की 5-5 सीटें आरक्षित की गई। आरक्षित कितनी सीटें? 5-5 सीटें आरक्षित की गई थी केंद्र व राज्य के अंदर, कि 5-5 सीटें दे दी जाएगी केंद्र व राज्य के अंदर, और विधान परिषद का क्या कर दिया जाएगा? गठन किया जाएगा। और कलकत्ता व लखनऊ में क्या स्थापित कर दी गई? विधानसभा। कोलकाता व लखनऊ में विधानसभा गठित तो मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत कहां विधानसभा गठित की गई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी थी? कोलकाता व लखनऊ। ये दोनों जगह ऐसी थी जहां पे विधानसभा गठित की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीय परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया। वो कौन कौन थे? नंबर 1 सैयद अहमद। कौन थे? सैयद हुसैन पिलग्राम। और दूसरे व्यक्ति थे केसी गुप्ता। ये 2 व्यक्ति भारतीय थे जिनको भारतीय परिषद में शामिल किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत इन 2 व्यक्तियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अब कई बार क्वेश्चन इससे यह पूछ लिया जाता है, कथन पूछ लिया जाता है कि कौन से राजनीतिक के द्वारा कौन सा कथन कहा गया इस अधिनियम के तहत? कथन कई बार पूछ लिया जाता है। कथन अब कथन की बात करें तो के.एम. मुंशी थे। कौन? के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा कि जो मार्ले मिंटो अधिनियम है वो उभरते हुए लोकतंत्र का क्या है? मार्ले मिंटो अधिनियम क्या है? उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला इस अधिनियम ने। यह किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। कि तो मार्ले मिंटो अधिनियम है, इन्होंने क्या कर दिया? लोकतंत्र को मार डाला। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमानों में क्या भड़का दिए गए? दंगे भड़का दिए गए और मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया और पैसों के द्वारा यानी मत डालकर दोनों के बीच क्या कर दिया? मतभेद स्थापित कर दिया। तो केसी मुंशी का कथन क्या है कि इस लोकतंत्र ने उभरते हुए लोकतंत्र को क्या कर दिया? मार डाला, हत्या कर दी। उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी, यह कथन किसका है? के.एम. मुंशी का। उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी इस अधिनियम ने। और आर.सी. मजमूदार है, उन्होंने इस अधिनियम को यह कहा कि यह चंद्रमा की चांदनी है। क्या है?
ये चंद्रमा की चांदनी है। यानी मजे मजे से इन्होंने क्या बात बोली कि ये जो अधिनियम है ये तो चंद्रमा की चांदनी ही है। तो MC मजमूदार। 2 नंबर, ये तो क्या है, चंद्रमा की चांदनी है। मजे मजे से ये बात बोल दी कि ये तो चंद्रमा की चांदनी है। समझ में आ रहा है ना? अरे जो ये पढ़ाया जा रहा है ये समझ में तो आ रहा है ना आपके? के मुंशी ने कहा कि इस अधिनियम के द्वारा उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। और फिर मजमूदार आया, उन्होंने मजे मजे से यह बात बोली कि यह तो चंद्रमा की चांदनी है। और तीसरा कौन था जिन्होंने कहा कि यह तो नागदंत के समान है? नंबर 3 किसके द्वारा कहा गया? तो वायसराय थे कौन? मिंटो। मिंटो के द्वारा क्या कहा गया? मिंटो के द्वारा यह कहा गया कि यह तो नागदंत के समान है। यानी नाग का जो दंत लगता है उसके अंदर जहर होता है ना, तो यह अधिनियम है वो उसी विष के समान है, तो नागदंत के समान, नागदंत के समान। यानी जिस प्रकार व्यक्ति को नाग खाता है, नाग जब डंक मारता है उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर विष फैल जाता है, उसी प्रकार भारत के अंदर विष फैलाने का कारण कौन से अधिनियम ने किया? मार्ले मिंटो अधिनियम, 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम ये तो विष फैलाने का काम है, कर गया। नंबर 4 पे आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कहा कि इसी अधिनियम के तहत प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई है, कि प्रतिनिधि यानी शासन चलाने का जो काम करता है उसकी शुरुआत हुई है। यह किसने कहा था? यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी आए थे, उन्होंने यह बोला कि यह अधिनियम अब वो इतना अच्छा अधिनियम है, इससे क्या होता है, यानी इस अधिनियम से प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो चुकी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रतिनिधित्व की शुरुआत प्रतिनिधित्व की शुरुआत प्रतिनिधित्व की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुई। तो अपना अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। मार्ले इसमें उस टाइम भारत के सचिव थे और मिंटो थे उस टाइम क्या थे? वायसराय थे। उसके बाद में यानी केंद्र व राज्य परिषद का गठन किया गया इसी अधिनियम के तहत, और लखनऊ और कोलकाता में विधानसभा गठित की गई। उसके बाद यानी केंद्र में भी 5 सीटें आरक्षित की गई थी इसी अधिनियम के तहत, और राज्य में भी राज्य परिषद के अंदर कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 5 सीटें। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत की गई। मुसलमानों को आरक्षण भी इसी अधिनियम के तहत दिया गया, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। सांप्रदायित्व को बढ़ावा भी इसी अधिनियम के तहत दिया गया था, इसलिए सांप्रदायिकता का जनक भी किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। उसके बाद में यानी भारतीय परिषद में शामिल होने वाले 2 भारतीय कौन से? केसी गुप्ता, सैयद अहमद, ये 2 व्यक्ति थे।
कथन के मुंशी उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई इस अधिनियम के द्वारा। आरसी मजमूदार ने मजे मजे से यह बात बोली कि चंद्रमा की चांदनी है यह अधिनियम। तो उसके बाद में मिंटो ने कहा कि यह तो नागदंत के समान है, यानी नाग जिस प्रकार दंत मारता है यानी विष घोलता है, उसी प्रकार इस अधिनियम के द्वारा भी भारत के अंदर विष घोला गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह बात कही कि प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई है। अगला हमारा अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम। 1909 के बाद में कौन सा अधिनियम आता है? 1919 का अधिनियम। उन्नीस का भारत परिषद अधिनियम। उन्नीस का भारत परिषद अधिनियम। उन्नीस का भारत परिषद अधिनियम से मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। कौन सा अधिनियम? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में जो मॉन्टेगो थे वो क्या थे? सचिव थे। सचिव। और जो चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे? वायसराय। वायसराय। ये क्या थे? मोटेगु थे, ये उस टाइम भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड ये क्या थे? भारत के वायसराय थे। इन दोनों के नाम पर ही भारत का जो 1919 का अधिनियम है वो नाम पड़ गया मोटेगे चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मोटेगु उस टाइम क्या थे? तो भारत के सचिव थे, और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड है वो कौन थे? वायसराय थे भारत के। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से जो संतोष उत्पन्न हुआ था, यानी हिंदू मुसलमानों को भड़काने का काम जिस अधिनियम ने किया था, कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम। कौन सा? मार्ले मिंटो अधिनियम। उससे संतोष उत्पन्न हुआ था, फिर वो लेकर आए थे कौन सा? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। और इस अधिनियम ने क्या कहा कि यह जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से उत्पन्न जो असंतोष है उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए। क्या किया जाए? खत्म किया जाए। कौन सा? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए। और एक आयोग का गठन कर दिया। कौन सा? मेसोपोटामिया आयोग। उन्नीस सौ 16-17 में। यह आयोग गठित किया गया। कब है? 1916-17 में कौन सा आयोग गठित किया गया था? मेसोपोटामिया आयोग गठित किया गया था। इस आयोग में एक रिपोर्ट सौंपी कि भारत में जो अंग्रेज शासन करना चाहते हैं वो क्या है? यानी असक्षम है। इस आयोग ने क्या बात कही कि भारत के अंदर जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं वो शासन क्या है? असक्षम है। यह बात किसने कही? इस आयोग ने। अंग्रेजी शासन को क्या मान दिया? अंग्रेजी शासन को असक्षम मान लिया इस रिपोर्ट ने। असक्षम। अंग्रेजी शासन को क्या मान लिया इस आयोग ने? सक्षम मान लिया कि जो अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे हैं भारत के अंदर वो क्या है? पूर्णतः असक्षम है। यह बात कौन से अधिनियम ने कही? मेसोपोटामिया आयोग बनाया गया। कौन से अधिनियम के तहत?
1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, यानी 1916-17 के अंदर यह आयोग बनाया गया। उसके बाद में इन्होंने रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट में यह कहा गया कि अंग्रेज जो भारत के अंदर शासन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, असक्षम है, यानी उसमें जो शासन करने के ये योग्य नहीं है। कौन? जो अंग्रेज हैं वो। तो भारत में शासन है वो क्या मान लिया गया, असक्षम शासन मान लिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन में आप पेपर उठाकर देख लेना, यानी छोटे से छोटा एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम, चाहे आईपीएस का दो या यूपीएससी का कोई एग्जाम दो, आरएस का एग्जाम दो, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली है वो कौन से अधिनियम के तहत शुरू हुई। तो अपने को ध्यान में रखना है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली है वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन इसके अंदर यानी कंफ्यूज क्रिएट करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया। तो बात करें केंद्र की, तो केंद्र के अंदर 1935 में, और राज्य में द्वैध शासन पूछे तो आपको कब बताना है, यानी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत है वो राज्य के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई। और लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम में मानी जाती है, तो वो कौन सा था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है 1919 का। इस अधिनियम के तहत ही भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा वो अपने को अच्छे तरीके से पढ़ना है प्रश्न को, उसके बाद में ही उत्तर देना है। अगर वो पूछ रहा है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुई थी। अगर वो ऐसे पूछ रहा है कि राज्य के अंदर द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था, तो भी कौन सा अधिनियम था, वो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगर पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन, तो कौन सा बताना है, 1935 का अधिनियम। यह क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का ले लो या फिर पॉलिटिकल सब्जेक्ट से ले लो, आईपीएससी, आरएस, जो भी एग्जाम है उन सारे एग्जामों के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होता है। अगर वो द्वैध शासन, सीधा द्वैध शासन पूछ रहा है तो इस अधिनियम के तहत, अगर राज्य में पूछ रहा है तो भी इसी अधिनियम के तहत शुरुआत हुई थी। अगर केंद्र में द्वैध शासन पूछ रहा है तो कौन सा अधिनियम, वो 1935 का अधिनियम। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुई थी। द्वैध शासन में दो विषय रखे गए थे मुख्यतः। एक कौन सा, आरक्षित विषय, और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा। और जो हस्तांतरित विषय थे वो किसको दे दिए गए थे, भारत को। तो यह भी ध्यान रखना है अपने को। द्वैध शासन, द्वैध शासन शुरू हुआ था, इसमें दो विषय रखे गए, आरक्षित और दूसरा कौन सा, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय है वो किसको दिया गया था, अंग्रेजों को दे दिया गया था। अंग्रेजों को आरक्षित विषय दे दिया गया था। और कानून बनाने का काम है वो कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। आरक्षित विषय किसको, अंग्रेजों को। अंग्रेजों के द्वारा। कानून भी कौन बनाएंगे, अंग्रेज बनाएंगे। कानून भी कौन बनाएंगे, अंग्रेज बनाएंगे। और यह हस्तांतरित विषय है, यह किसको दिया गया, भारतीयों को। और कानून भी कौन बनाएंगे, भारतवासी।
कानून बनाने का अधिकार इनका ही होगा भारत। तो द्वैध शासन की शुरुआत है वो 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुई और इसके अंदर दो विषय रखे गए थे, आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया जाएगा और जो हस्तांतरित विषय रखा गया था उसके अंदर कानून बनाने का काम भारतीय करेंगे। ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुआ था। उसके बाद में प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व भी इसी अधिनियम के तहत शुरू हुआ था। प्रांतों में आंशिक यानी अलग थोड़ा, प्रांतों में आंशिक, वो आंशिक नहीं जो आप समझ रहे हो। उत्तरदायित्व की शुरुआत यानी प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और इसमें जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था 1909 के अधिनियम के तहत, और इसमें यह आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया कि इसमें आरक्षण है वो मुसलमानों को भी दिया जाएगा। जो अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे तो उसमें ईसाई मशीनरियां स्थापित की गई थी, तो ईसाइयों को भी इसमें आरक्षण दिया गया। किसको? ईसाइयों को भी इसमें आरक्षण दिया गया। तो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, इस अधिनियम के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। किस किस को दिया गया? आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, आंग्ल भारतीयों में ईसाइयों, मुसलमानों को और आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को। सिखों को आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया। उसमें सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन इस अधिनियम के तहत वो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया था। उसमें आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया आरक्षण। मुसलमान तो पहले से थे, ईसाई वो भी कौन से? यूरोपियन ईसाई, यूरोपियन, तो यूरोप देशों से आए थे। यूरोपियन ईसाइयों का भी आरक्षण बढ़ा दिया गया था। सिखों का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर ये भारत के अंदर इन धर्मों को आरक्षण दे दिया तो हिंदू भड़क उठेंगे और आपस में लड़कर के क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और हम भारत में अच्छे तरीके से शासन कर देंगे। तो आपसी फूट डालो, राज करो की नीति यानी यह अपनी कायम रखना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। इस अधिनियम की और क्या विशेषता है? इस अधिनियम के तहत केंद्र की व्यवस्थापिका को द्विसदनी बनाया गया। 2 सदन
अब भी है राज्यसभा और लोकसभा। तो द्विसदन की व्यवस्था है वो इसी अधिनियम के तहत आई गई थी। यानी केंद्र की व्यवस्थापिका के कितने सदन बनाए गए थे? 2 सदन बनाए गए थे। तो केंद्र की व्यवस्थापिका को कितने सदनीय बनाएगा? द्विसदनीय। केंद्र की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाएगा। केंद्र की व्यवस्थापिका को कितने सदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय बनाया गया था इसी अधिनियम के तहत। और एक केंद्रीय विधान परिषद और दूसरी राज्य विधान परिषद। द्विसदनीय व्यवस्था। कौन कौन सी बना दी गई? केंद्रीय और राज्य। केंद्रीय क्या? विधान परिषद। केंद्रीय विधानसभा और दूसरी राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। अब इसके अंदर सीटें आरक्षित की गई कि केंद्रीय विधानसभा में कितनी सीट रखी जाएगी और राज्य विधानसभा में कितनी सीट रखी जाएगी। तो बात करें केंद्र की, तो केंद्र में कितनी सीटें रखी गई? 145। 145 सीटें कितनी रखी गई थी? सीटों की संख्या है वो 145 रखी गई थी। तो सदस्य 145 और इसमें कितने रखे गए थे? 60 सदस्य रखे गए। केंद्र में विधानसभा में सदस्य रखे गए 145 और राज्य में कितने रखे गए थे? 60 सदस्य रखे गए थे। उसके अंदर कार्यकाल है वो इसका 5 वर्ष रखा गया और उसका कितना रखा गया था? 3 वर्ष रखा गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो नीचे ही लिख लो इसके। कार्यकाल इसका कार्यकाल कितना रखा गया? 5 वर्ष। 5 वर्ष उसका कितना रखा गया था? 3 वर्ष रखा गया। 3 वर्ष कार्यकाल कितना रखा गया? 3 वर्ष। 3 वर्ष रखा गया था। द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधान परिषद। केंद्रीय विधानसभा में सदस्य रखे गए 145 और राज्य विधान परिषद में सदस्य रखे गए थे 60। सदस्य का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का और उसमें कितना था? 3 वर्ष का। जिस प्रकार राज्य के अंदर क्या होता है? विधानसभा होती है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और केंद्र के अंदर क्या होती है? लोकसभा होती है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यानी 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद बनाई गई थी द्विसदनीय और उसमें सदस्य है वो 145 और 60। कार्यकाल 5 वर्ष का और 3 वर्ष का रखा गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यानी केंद्रीय विधानसभा का फर्स्ट अध्यक्ष किसको बनाया गया? सर फ्रेडरिक व्हाइट को। इसके नीचे लिख लो सर फ्रेडरिक व्हाइट। सर फ्रेडरिक व्हाइट फर्स्ट अध्यक्ष। सर फ्रेडरिक व्हाइट
सर फ्रेडरिक वाइट को क्या बनाया गया था? फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया था। और फर्स्ट भारतीय पूछे तो क्या बताना है? फर्स्ट भारतीय किसको बनाया गया था? फर्स्ट भारतीय है वो विठल भाई पटेल, यानी भारत के नाम है वो भारत जैसे ही होंगे, तो फर्स्ट भारतीय विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल को बनाया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। तो यह भी अपने को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत। कौन सी आयोग की सिफारिश पर? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन है वो ली आयोग की सिफारिश पे बनाया गया था। तो अगली विशेषता लिखो, कौन सा आयोग? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, किसकी सिफारिश पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग की सिफारिश पर क्या बनाया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन से आयोग की सिफारिश पे किया गया था? तो ली आयोग की सिफारिश पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, राज्य बजट से अलग किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। कौन से आयोग अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। उच्चायुक्त की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। किसकी सहायता से? भारत सचिव। भारत सचिव कौन था? मोंटेगू। भारत सचिव की सहायता से, केंद्रीय उच्चायुक्त आयुक्त की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता से क्या किया गया? केंद्रीय उच्चायुक्त की है वो नियुक्ति स्थापना की गई। थी। भारत सचिव की सहायता से केंद्रीय उच्चायुक्त की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो रोजर बेकर को यही लिख लो बीच में, अध्यक्ष। रोजर बेकर अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रोजर बारकर को बनाया गया था। अब इस अधिनियम के तहत कौन से जो राजनीतिक विचारक थे उन्होंने क्या कहा? तो इसके कुछ फेमस कथन है वो अपने को ध्यान में रखना है। कथन इसने क्या कहा इस अधिनियम के लिए? तो तिलक थे। तिलक ने कहा कि ये बिना सूरज के
बिना सूरज का क्या है, ये बिना सूरज का सवेरा है, यानी सूरज उगा ही नहीं और उसके बाद में भी क्या हो गया, सवेरा हो गया। तो बिना सूरज का सवेरा, ये किसने कहा था, तिलक ने। ये अपने को ध्यान में रखना है, तिलक का कथन। तिलक, बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का सवेरा किसने कहा, तिलक ने। बिना सूरज का सवेरा, यह अधिनियम। संवैधानिक विकास का मेघना कार्टा, यानी कुछ उदारवादी थे, उदारवादी लाल पाल बाल। भारत के अंदर दो दल होते थे, गर्म दल और नरम दल। तो उदारवादियों ने क्या कहा, उदारवादियों ने यह बात कही कि संवैधानिक विकास का मेघना कार्टा था यह अधिनियम। क्या, संवैधानिक विकास का मेघना कार्टा। तो संवैधानिक विकास का मेघना कार्टा, संवैधानिक विकास का मेघना कार्टा, ये किसने कही थी, उदारवादियों ने। उदारवादियों ने यह कहा कि यह जो अधिनियम है वो संवैधानिक विकास का क्या है, मेघना कार्टा है। तो हमने पढ़ा था 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, और एक हमने पढ़ा 1919 का अधिनियम, जिसे मोंटेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मोंटेग चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। मोंटेग यानी सचिव थे उस टाइम भारत के, और चेम्सफोर्ड उस टाइम क्या थे, वायसराय थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के सचिव कौन थे, तो मोंटेग्यू। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1916-17 में क्या, मेसोपोटामिया आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने रिपोर्ट क्या दी कि भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं वो शासन क्या है, बिल्कुल असक्षम। यह कौन सी रिपोर्ट में लिखा गया था, मेसोपोटामिया आयोग रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत मानी जाती है। मैंने बताया है क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत, तो 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, तो कौन सा अधिनियम, 1935 का अधिनियम। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना, तो 1919 का अधिनियम। यानी क्वेश्चन आपको तीन तरीके से पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आता है। अगर 1919 के अधिनियम से, या 1909 के अधिनियम से, या 1935 के अधिनियम से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्वेश्चन है वो पक्का ही पक्का क्या करेगा, पूछेगा। तो अपने को हर तरीके से ध्यान में रखना है कि किस तरह से पूछा जा रहा है। उसके बाद में द्वैध शासन में दो विषय आरक्षित किए गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया, अंग्रेजों को। और जो हस्तांतरित विषय है वो किसको दिए गए थे, भारतीयों को। उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था, भारतीयों को दिया गया था। उसके बाद में प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत मानी जाती है। तो 1909 के अंदर आरक्षण दिया गया था सिर्फ मुसलमानों को। उस आरक्षण का दायरा इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया। बच्चों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब किस किस को दिया गया आरक्षण, तो यूरोपियन जो ईसाई हैं उनको दिया गया, मुसलमानों को तो पहले से ही दे रखा था, सिखों को दिया गया, और किसको दिया गया था, यानी आंग्ल भारतीय हैं उनको आरक्षण दे दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत, 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। समझ में आ रहा है ना बच्चों। उसके बाद यानी केंद्र की व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया गया था। अब द्विसदनीय यानी आज भी दो सदन चलते हैं राज्यों में, कई राज्यों के अंदर, जैसे भारत में 6 राज्य हैं वहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है। उसी प्रकार यानी इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और एक तो केंद्रीय विधानसभा और दूसरी राज्य में राज्य विधान परिषद। केंद्र में सीटें कितनी रखी, सदस्य कितने रखे गए थे, 145,
और जो राज्य के अंदर राज्य परिषद थी उसमें सदस्य कितने रखे गए थे? 60। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना रखा गया था? 5 वर्ष रखा गया था। और राज्य परिषद का कार्यकाल है वो कितना रखा गया? 3 वर्ष रखा गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यानी जो फर्स्ट अध्यक्ष है वो केंद्रीय विधानसभा का, वो किसको बनाया था? सर फ्रेडरिक वाइट को बनाया गया था। और भारतीय अध्यक्ष पूछे तो किसको बनाया गया था? विठल पटेल को बनाया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यानी ली आयोग की सिफारिश पर, क्या ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? क्या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग की सिफारिश पे? ये ली आयोग कब बना था? ये ली आयोग कई बार पूछ लिया जाता है। ली आयोग कब बना था? 1926 के अंदर, 1926 में, 1926 के अंदर ली आयोग की सिफारिश पर क्या बनाया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो सर रॉजर पार्कर को बनाया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड के तहत। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला, भारत सचिव की सहायता से केंद्रीय उच्चायुक्त की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। उसके बाद में यानी इस अधिनियम के कथन क्या है? यानी तिलक के द्वारा कहा गया कि यह तो बिना सूरज के ही क्या है? सवेरा है। क्या बिना सूरज के ही सवेरा है। और जो उदारवादी हैं, जो भारत के अंदर उदारवादी थे, उन्होंने कहा कि यह जो जो 1919 का अधिनियम है यह संवैधानिक विकास का क्या है? मैग्ना कार्टा है। क्या संवैधानिक विकास का क्या है? मैग्ना कार्टा है। यह किसके द्वारा कहा गया? उदारवादियों के द्वारा कहा गया। यह अपना था 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। अब हम आगे पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1935 का अधिनियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपनी शुरुआत होगी, यानी किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और किस प्रकार हमारा संविधान बना, उनकी शुरुआत। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।